इंडिया के पास जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट है और इस कमी को पूरा करने के लिए रूस ने अब भारत की तरफ रुख किया है। रूस की योजना है कि वो साल 2025 के आखिर तक भारत के करीब 10 लाख लोगों को काम के लिए बुलाएगा। इंडिया देखें, ये ड्रोन तो उड़ा सकता है। ये जो जिसे बोलते हैं बैरख्तार TB2 ड्रोन जो है, ये 300 किलोमीटर फ्लाई ऊपर जा सकते। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है। दरअसल रूस ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 2025 तक 10 लाख, जी हाँ 10 लाख भारतीय वर्कर्स को we have been doing this dirty work for about 3 decades, जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है। हर जगह बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। इंडिया जो है वो जारी बात है हैज़ द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं। दुनिया के जो पासपोर्ट्स की जो एवेल्युएशन है, रैंकिंग, उसमें 106 ममालिक की रैंकिंग जो है उसमें पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 103वां है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 5 to 10 बल्कि इससे ज्यादा इंडियंस है। आपकी एक भी नहीं है भाई टॉप 100 में, आप क्या बातें कर रहे हैं? तावुर हुसैन राना, हाँ जो तावुर हुसैन राना जो है जी, आपको पता है कि वो भी अमेरिका ने पकड़ के जो है वो भारत को दे दिया। पाकिस्तान के बहुत से दहशतगर्दों को लेके जाकर खड़ा किया, उनके खिलाफ प्रूफ दिए और पाकिस्तान बहुत अरसा FATF की लिस्ट में भी रहा है, तो वो ये चीज क्लेम करते हैं। यहाँ तक कि फलस्तीन जो है वो भी पाकिस्तान से ऊपर है। वो कहते हैं कि फिर इनकी जो स्टेट है वो दहशतगर्दों को, लश्कर तैयबा के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करती है, उनको सिक्योरिटी देती है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है रशिया की। इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है उसके बारे में बात हो रही है, और जिस हिसाब से इंडिया और रशिया सालों से, अब 50-60 साल आप काउंट कर सकते हो, सालों से एक दूसरे से उस हिसाब से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। नो डाउट, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दोनों अपने जो है वो निजी इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो निजी इंटरेस्ट से भी ज़्यादा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप देखने वाली बात हो तो रशिया ये चीज़ देखकर बहुत ही खुश था कि भाई इतने सारे सैंक्शंस लगने के बावजूद भी इंडिया जो है वो S-400 रशिया से परचेस कर रहा है, और US को मजबूरी में इंडिया को वेवर देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर उससे एक स्टेप आगे बात जाकर रशिया जो है वो आने वाले दिनों में 10 लाख इंडियंस जो है वो रशिया में बुलाएगा। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो उनको एक भी पाकिस्तानी नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान की ग्लोबल वैल्यू क्या है वो शायद रशिया ने देखा हो, या फिर उसने ये देखा हो कि भाई अगर हम पाकिस्तानी को बुलाएंगे तो इंडिया नाराज़ हो जाएगा, जो भी रीज़न हो, लेकिन उनको एक भी पाकिस्तानी नहीं चाहिए, उनको इंडियंस चाहिए। अगर आप इससे पहले भी देखो तो इजराइल के अंदर भी ऐसे ही इंडियन वर्कर्स जो थे उनको एक्सपोर्ट किया गया था वहाँ पर। तो इंडिया की ग्लोबल सिचुएशन जो इससे बढ़ रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। वाकई में इतनी सीरियस हो गई है कि अब वो हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जो अनमोल रतन पाल के रखें, क्या वाकई में उनको देने के लिए तैयार है? तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो, अगर किसी ने बच्चन साहब की मूवीज देखी हो, वो थी ना कालिया कालिया कालिया, और भी कई मूवीज हैं, तो उनमें मतलब शोले देख लीजिए। तो जब कुछ जैसे कहते हैं ना कि वो जो गैंग होते हैं, वो जो विलन के गैंग होते हैं, उसमें से कुछ लोगों का जब काम खत्म हो जाता है तो विलन कहता है इनको उड़ा दो, या फिर वो ऐसा ब्रीफकेस देता है ना, जो कालिया में भी दिया था और कई मूवीज में, कि जब वो गाड़ी लेके आगे जाते हैं सोच के हो मुझे तो पैसे मिल गए, तो वो आगे जाके गाड़ी जो है ना वो आपको पता है ना फट जाती है। लेकिन बात सारी है कि अब मैं यहाँ ये क्यों जिक्र कर रही हूँ, वो मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, खामा खाई में रोटियां तोड़ रहे हैं बैठे हुए। इससे बेहतर है इनको भारत के हवाले कर देते हैं, भारत भी खुश और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए कि वैसे भी निकम्मे निखट्टू किसी काम के तो रहे नहीं है, तो इनको उठाकर किसी को दे दो तो उससे बेटर है कि भारत को ही दे दे। तो मोदी जी भी जरा खुश हो जाएंगे, और जरा पानी शानी जो बंद करने की बातें कर रहे हैं ना, तो वो बातें जरा करना बंद कर देंगे। बल्कि ऐसा ना होगा अभी फ्लड आने वाले, भी
मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं और मोदी जी खुशी के मारे, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है भारत को दे सकते हैं। इस खुशी में मोदी जी जो है वो जब ज्यादा बारिशें होंगी, आपको तो पता ही है ना, बिलावल साहब ने भी कहा था जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब वो ज्यादा पानी आएगा तो मोदी जी कहेंगे सारे गेट खोल दो और सारा पानी पाकिस्तान में भेज दो, और यहाँ पे हम लोग सारे चबड़ चबड़ कर रहे होंगे। लेकिन बात सारी ये है कि मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान ने सोचा है कि ये लोग कब से मांगे जा रहे हैं। भाई 5-6 साल तो मुझे हो गए इंडियन टीवी पे जाते हुए। पहले दिन जब मैं गई थी वो दिन है और आज का दिन है, ये लोग हर शो में बुलाकर कहते हैं हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो। और अब जब हम देने को तैयार हैं, हम कह रहे हैं ले लो भैया, हमारे किस काम का, ये निकम्मा निखट्टू आप ही ले जाओ, शायद कोई मटर वटर ही छील दे। तो बात ये कि अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि ऐसे कैसे हम ले लें, है हमने, मतलब ठीक है हमने मांगा था लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप दे ही दोगे। लेकिन भाई आप लोग ले लीजिए, इसलिए कि हमने उसी तरह के हो सकता है 10-20 और तैयार कर लिया, हमारा क्या पता भाई, खाली थोड़ी बैठे रहते हैं हम लोग आप लोग की तरह। लेकिन बात सारी ये कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हो गए एकदम बेकार, जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है, हर जगह बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। हमने इनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, जेल में नहीं डाला, ये याद रखिएगा। जेल में जो बैठे चक्की पीस रहे हैं ना, उनका नाम है इमरान खान। लेकिन हाफिज और इमरान खान टेररिस्ट नहीं है, वो तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे, उससे पहले क्रिकेट खेला करते थे और हाँ वर्ल्ड कप भी ले आए थे एक बार। तो इमरान खान जेल में है और चक्की पीसिंग और उसके बाद ये साहब जो है हाफिज सईद, इनको जी हाँ हमारे यहाँ साहब कहा जाता है, बड़ी इज्जत की जाती है। लेकिन बात सारी ये कि बिलावल साहब की ये बात सुनने के बाद कि बिलावल साहब ने कहा कि हाफिज सईद को भारत को दे देंगे, उसके बाद भी ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना हाफिज सईद के घर से कोई बाहर आया, ना उसकी पार्टी से कोई बाहर आया। हाँ बस एक बेटा उसका आया और उसने आके एक वीडियो बनाकर और एक वीडियो मैसेज दे दिया है कि जी ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, मेरे अब्बा जी का नाम उधर दे रहे हो और उनको उठा के वहां पे भेज रहे हो। अरे शुक्र करो, आजकल तो भारत वीजा भी नहीं दे रहा। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो भारत जाना चाहते हैं और वीजा अप्लाई करने के बाद बैठे हुए, और मैं भी इंतजार कर रही हूँ उनका वीजा लगे, ये वहां से वहां जाए तो मैं MDH की लाल देगी मिर्च का पैकेट मंगवाऊं। एक साहब मेरे लिए लेकर आए थे हमारे एक दोस्त, लेकिन अब वो खत्म हो गया। वो पैकेट असल में खत्म नहीं हो गया, वो बेचारे 4 लाए थे, लेकिन हमारे रिश्तेदार ऐसे है ना, जैसे ही पता लगा ओहो इंडिया से मिर्ची आई, हालांकि इंडिया की मिर्ची हमें लगती बहुत है लेकिन फिर भी इंडिया की मिर्ची आई, वो फिर मेरे घर से आके पैकेट उठा के ले गए कि छोड़ा मेरे पास, और अब वो मेरे पास भी खत्म होने लगा। खैर मैं अपनी दुख बड़ी कहानी सुनाना चाह रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि वो अगर हालात अच्छे होते और वीजा शीजा लग रहा होता तब की और बात थी, लेकिन अब तो बिना वीजे के हम हाफिज सईद और मसूद अजहर देने को तैयार हैं। वैसे भी पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 26 करोड़ लोग जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री के पॉलिटिशियंस को यकीनन अपनी कंट्री के लोगों का सोचना चाहिए कि 26 करोड़ लोग जो हैं वो बेचारे प्यासे मर जाएं, उससे बेटर है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को उठाकर भारत को दे दीजिए। उसके बाद मोदी जी जाने थे, उनका काम जाने। अभी भी देखिए ना वो क्या नाम है, तवक्कुर राना, तो नाम इतने मुश्किल रख लेते हैं टेररिस्ट, मुझे समझ नहीं आती इनके नामों की। खैर तावुर हुसैन राना, हाँ जो तावुर हुसैन राना जो है जी, आपको पता है कि वो भी अमेरिका ने पकड़ के जो है वो भारत को दे दिया। अब भारत उससे पूछ रहे हैं क्या क्या उगलवा रहे हैं कि तोबा में तो कह भी नहीं सकते। यहाँ पे आप लोगों को अगर पता करना है तो आप लोग अपना मतलब इंडियन टीवी जो है जाके देख लीजिए, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि तावुर हुसैन राना ने कैसे कैसे एलिगेशन लगाए हमारे सीधे सादे शरीफ भाई लोग के ऊपर। तो जी अब ये कि जाहिर है कि भाई लोग पैसे तो नहीं करना चाहिए उन्हें, लेकिन खैर एक खबर और भी चल रही है और वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब को हटाकर और वो बड़े अब्बू जो है ना उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात। नाज़रीन किराम, कल बेसिकली इंडिया ने एक नोटम जारी किया और नोटम ये जारी किया, इंडिया ने डिक्लेयर किया नो फ्लाई जोन बे ऑफ बंगाल जो है उसके ऊपर। और जब इंडिया ने ये किया तो उसमें 28 से बेसिकली 31 जुलाई जो है उसका भी इन्होंने टाइम दिया है और रेंज जो है वो 475 किलोमीटर की इंडिया ने दी। इससे ये चीज समझ आ रही थी कि अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उससे कोई मिसाइल जो है वो फायर किया जा सकता है, उससे कोई मिसाइल जो है वो आ सकता है और कोई टेस्ट किया जा सकता है। मिसाइल्स का टेस्ट जो है वो इंडिया ने करना है। अब नाज़रीन इकराम हुआ ये है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के।
यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि-1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं, और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया। अब ये जो दोनों तजुर्बात हैं, इसके साथ ही साथ ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है, और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है, और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए। उन्होंने एक बार उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ कैसे रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ऐसे ही छोटा भाई बड़े भाई के साथ बिहेव करता है वो बिहेव होना चाहिए पाकिस्तान का। अब भारत हमसे बड़ी कंट्री है, हमारे जितनी किसी भी चीज को अगर देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एरिया वाइज हो, या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में, तो हम बिला वजह उनसे पंगे लेते रहते हैं। और अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि भारत की तरफ से कभी ये कोशिश की गई हो या ये कहा गया हो कि वो किसी इस हिस्से के पाकिस्तान के कब्जा कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ से बार बार ग़ज़वा-ए हिंद की आवाज़ उठती रहती है, हम बार बार ये तमाम बातें करते रहते हैं, और उससे लगता तो मुझे यही है कि हम अमन नहीं चाहते, हम कहीं ना कहीं भारत के साथ चाहते हैं कि हमारी टेंशन बनी रहे। हाँ, बहुत ज्यादा लंबी भी ना हो कि हम न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंच जाए, लेकिन एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक दुश्मन जिसे हम कह सकें, उस शक्ल में हमें भारत चाहिए। क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज को आप देखें, चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान हो, उसके साथ हमारे इस तरह के रिलेशन हम नहीं करते, और ना ही हम उन्हें दुश्मन में गिनते हैं। इस्लामिक टच आ जाता है, इस्लामिक कंट्रीज का दोनों तरफ से आ जाता है, तो इसलिए हम नहीं कर वो बोल पाते। लेकिन भारत क्योंकि इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो हम उसे दुश्मन भी गिन लेते हैं, हम उसको बुरा भला भी कह लेते हैं, और ऐसा करने से कई लोग जो कि मुल्क को चलाते हैं या कंट्रोल जिनके हाथ में है, उनको फायदा होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा और भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत फ्रेंडली हो जाए या बड़ा कोई आना जाना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी एक जो खतरा बताया जाता है यदि भारत अटैक कर देगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर वो खतरा ना रहे तो फिर वही पैसा जो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, उसी पैसे को कहा जाएगा कि जी अब लोगों के ऊपर लगाइए, आप हेल्थ सेक्टर में लगाइए, एजुकेशन सेक्टर में लगाइए, और कई दूसरी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में ठीक होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मैंने अपनी भी एक वीडियो में कहा कि अगर ये सब कुछ ठीक हो गया और हम किसी एक सिविलाइज्ड कंट्री की तरह रहने लगे भारत के साथ, और ये पैसा जो डिफेंस पे लग रहा है वो लोगों पे लगा, और लोगों के पास भी खाने को हुआ और एजुकेशन हुई, तो सर वो तो बोलने लगेंगे ना। बोल अभी भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही अभी नहीं बोल रहे, लेकिन लोग ज्यादा बोलने लगेंगे, लोगों का दिमाग चलने लगेगा, लोगों को समझ में आने लगेगा कि आखिर क्या चीजें हैं पाकिस्तान में जो सही नहीं है, तो लोग सवाल उठाएंगे। और इस सवालों से बचने के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने एक दुश्मन जो है वो बना के रखा है। ये चाहते ही नहीं है कि भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक हो, वरना इनके बिजनेसेस, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए ये हमेशा से टेंशन बना के रखी है इन्होंने, और ये बनाकर रहेंगे, क्योंकि और तो ये कुछ करने के काबिल है नहीं। जाकर पूरी दुनिया से पैसा मांगना, फिर आ जाना, उसके बाद यहाँ पे कहना कि जी टेररिज्म तो हम खुद भुगत रहे हैं। अरे जो सुसाइड बॉम्बर होता है, मैंने किसी जगह सुना, एक साहब ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर जब कहीं अटैक करता है तो वो खुद भी तो मरता है, वो दूसरों को तो नुकसान पहुंचाता है लेकिन खुद भी नहीं रहता। तो अब ये कहना कि जी हम तो खुद विक्टिम है टेररिज्म के, आपने बनाया, आपने पाला, आपके बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट और जनरल्स रहे हैं परवेज मुशर्रफ टाइप के, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है, उनके इंटरव्यूज में भी मौजूद है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने बनाए, जिहादी तैयार किए फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए। तो जाहिर है अब वो हमारे गले पड़ गए, और यही चीज हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा अभी आजकल जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि 30 साल हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे। तो अब ये बात जो है कि ये भारत के साथ टर्म्स को अगर ठीक कर लेंगे तो पब्लिक तो फिर इन्हें कहेगी ना कि अब इतनी बड़ी फौज का क्या करना है। सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करें। दुनिया के
किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। मोदी जी एक के बाद एक कोई ना कोई जीत लेकर आते जा रहे हैं, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कोशिश करी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है एक बहुत बड़ा सेशन हो रहा है। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा। और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लगा? इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है, इवन अमेरिका को भी चेता दिया। Congratulations to the Indian Army for eliminating 3 Pakistani terrorists involved in Pahalgam terrorist attack under Operation Mahadev in Lidwas area of Srinagar, Jammu and Kashmir. हर हर महादेव। समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में हम किसकी साइड पे खड़े हों, हम क्या करें, हमें कोई बताए। डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार, जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की कि उसको अबेंस में रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ समय से देखो तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि भाई दुनिया के जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, और कई बार ये ट्रम्प भी जो टैरिफ लगाने की बात या फिर इस टाइप की जो बात करता है, उससे कई बार होता ये है, सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है कि भारत का जो विपक्ष है वो भी उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखता है। जैसे राहुल गांधी हम प्रश्न कर रहे थे कि हमारे कितने विमान गिरे, पिछले कई दिनों से वो एक एटम बम गिराने की बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने, और उनकी एक स्ट्रेटेजी रही है, ये जो गवर्नमेंट है उनकी स्ट्रेटेजी रही है कि जो जितना बोलना चाहते हैं उनको बोलने दिया जाता है और उसके बाद ही उसका जवाब दिया जाता है, जिससे सारे के सारे क्वेश्चंस वो डील हो जाते हैं और उसके बाद किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहता, कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, सब शांत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से यहाँ पर संसद के अंदर सारे जवाब दिए हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। जय सिया राम मंजू जी। जय सिया राम और हर हर महादेव। हर हर महादेव। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा कि भारत अब जब भी कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे वो भारत में, तो गोली का जवाब गोले से मिलेगा। देखिए, बहुत सारी मुद्दे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संबोधन किया है, देश को उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने जो एक तरह से उन्होंने अपना जो विचार व्यक्त किए हैं, एक दुश्मन को चेतावनी भी दी है, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा एक्सपोज भी कर दिया है, और एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की कि उसको अबेंस में रख दिया है, और कैसे उन्होंने बताया कि 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को जाता था, जिसके कारण देश के अंदर किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। सेकेंड, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस सरकारों ने देश की जो जमीनें हैं वो पाकिस्तान और श्रीलंका को गिफ्ट कर दी, और उसके कारण हम आज तक वो जो जमीनें जो उनके नाम पे की है, जो गिफ्ट कर दी है, उससे देश को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये भी देखिए कि उन्होंने देश के अंदर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, हमारे जो क्रिटिकल वेपन्स है, और देश के अंदर जो हम मेक इन इंडिया के तहत हम हथियार बना रहे हैं, उसकी भी बात की। उन्होंने ड्रोन्स की बात की। उन्होंने बोला है कि देश के अंदर
30 से 35 साल के युवा आजकल ड्रोन बना रहे हैं, और कई हद तक तो उन्होंने जो देश की जो महिलाएं हैं उनकी भी तारीफ की है कि इसके अंदर वो भी इन्वॉल्व है। तो आप ये देखिए कि देश का प्रधानमंत्री है, वो देश के अंदर आके वो बताता है कि मैं देश की वेपन्स इंडस्ट्री को, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज का होने से कितना फायदा होता है, कितना लाभ होता है, वो भी उन्होंने बताया। एक टाइम था यूपीए के टाइम पे कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने भी गोला बारूद नहीं थे कि हम 10 दिन का कन्वेंशनल वॉर लड़ सकते थे। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे पास बुलेट प्रूफ सिस्टम्स नहीं थे, हमारे पास राइफल्स नहीं थी, हमारे पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे, छोटी से छोटी चीजें इंपोर्ट की जाती थी। पर आज देश के अंदर आप देखिए सब चीजें बन रही है, देश के अंदर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे, जो मेरा ये मानना है कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी भारत की जो है सबके लिए लेकर दी है, इवन अमेरिका को भी चेता दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़े। पहले तो जो भाषण राहुल गांधी ने दिया, उन्होंने तो सीधे सीधे विदेश नीति पर सवाल उठा दिया, एस जयशंकर पर सवाल उठा दिया, यहां तक कह दिया कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है चाइना और पाकिस्तान को दूर रखना। सर, चाइना और पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते तो कांग्रेसियों के रहे। जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार, जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। अच्छा, अब सर एक तो मैं आपसे एक जो इसके अंदर जो पॉइंट उठाया गया उस पे बात करूंगी, और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई, उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे? एक तो मेरा सवाल ये होगा। तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज कितने गिरे, क्या आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं और हमने उनके कितनी बेसिस को उड़ाया है? तो ओवर टू यू डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला जो आपका सवाल है वो कि जरा दोबारा रिपीट करें, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जी, पहला तो ये है ना कि ये बात की जा रही है कि देखिए उनके पार्लियामेंट में ये स्पीचेस हो सकती हैं, डेमोक्रेसी है। जी नहीं, ये तो कोई कभी भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि इंडिया में कोई भी हुकूमत आ जाए, एक बेसिक यूनिनिमिटी जो है वहां पे कि दिस इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो उनका क्लेम था उससे बहुत कम सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ ना कभी और हुआ है, ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना। पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की आवाम को कैसा लगता है, उनके क्या एहसासात और क्या जज्बात होते हैं जब उन्हें टेररिस्ट कहा जाता है? हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 11 रुपए 37 पैसे बढ़ाकर फी लीटर 284 रुपए 35 पैसे कर दी गई। यूरोपियन यूनियन we have been very clear. It is the highest priority of the government of India to provide energy security for the people of India, and we will do what we need to do. Pakistani, this is a difficult thing and this is a difficult thing to accept. Basically, terrorism कहना और पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत ना होना, ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील आउट करते हैं। इंडिया ने कहा है कर लो जो करना है, कर लो जो करना है आपने, बिकॉज आई थिंक सो कि जो तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी हो। इन्होंने ओपन वार्निंग दे दी है यूरोपियन यूनियन को कि अगर आपने अपने सैंक्शंस को नहीं हटाया तो हम लोग आपके खिलाफ लीगल रिकोर्स भी ले सकते हैं। बहुत बुरा फील होता है, कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा। और उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है, ग्लोबल कोर्ट्स में जाकर के इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने का
केस हम आपके ऊपर शुरू करेंगे। इस चीज को एक्सेप्टेंस करने में भी ऑटोमेटिकली जब एक चीज इंसानी फितरत के खिलाफ हो तो जाहिर सी बात है उसमें फिर बुरा तो लगता है। आज एक आम पाकिस्तानी शहरी को 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 15 पैसे में मिल रहा है। एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूं। सबसे बड़ा आईटी प्रोडक्ट जो है वो यूरोप को कर रहा है, सरकार है, यूरोप को भी कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है, तो फिर उन पे वो भी टैक्स लगाएगा। RIC में जैसे मैंने कल बात की कि रशिया, इंडिया, चाइना, वो ग्रुप को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं रशिया और चाइना। यूरोपीय यूनियन खुद कह रहा है कि हमारा इरादा भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मतलब साफ है दोस्तों, जिन्हें कभी लगता था कि वो भारत पर दबाव बना सकते हैं, अब वही देश अब डर के मारे धीरे से अपनी जुबान बदल रहे हैं। नेटो आ जाए और चाहे अमेरिका ट्रम्प आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, एक अच्छा दोस्त इंडिया के पास है, दैट इज रशिया। बाकी 1000 दुश्मन भी उसके खड़े होना। नमस्कार दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये जो अमेरिका फ़िलहाल हम पर सैंक्शंस लगा रहा है, अगर हम सैंक्शन से ही डरने वाले होते तो हम इससे पहले ही जब यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई थी तभी हम डर जाते। अगर हमें झुकना होता तो तभी हम झुक जाते। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी हो रही है कि भाई अमेरिका के लिए अब ये सहना मुश्किल होता जा रहा है, उनके लिए ये चीज़ हज़म करनी मुश्किल होती जा रही है कि इतना समय होने के बावजूद भी इंडिया अपनी मनमानी कर रहा है। चाहे वो रशिया से ऑयल परचेस करना हो, ईरान से रिलेशन मेंटेन करना हो, हर किसी न किसी चीज़ पर इंडिया जो है वो यूएस को मजबूर कर देता है और यूएस फिर कहने के लिए मजबूर ये होता है कि हमने इंडिया को इस चीज़ पर वेवर दी है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है S-400। जब हमने S-400 परचेस किया तब भी कई सारी वार्निंग्स हमें मिली थी, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा नहीं। उसके बाद रशिया से हमने ऑयल परचेस करना जारी रखा। हालांकि ये तो पूरा वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनका दोगलापन है कि वो कई सारी चीज़ें रशिया से परचेस करते आ रहे हैं, लेकिन जब इंडिया अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए जब ये चीज़ें करता है तब इनसे ये सहा नहीं जाता। तो यही बात हो रही है। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद ज़रूर करें। इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है उस पर बैन लगा दिया। हालांकि वो कोलैबोरेशन में चल रही थी रशिया के साथ। क्या कहना चाहती हैं? हिट तो किया है उन्होंने, क्या रिटेलिएट बैक करेगा इंडिया? देखिए, आपने जिस ऑयल कंपनी का नाम लिया है, ये ऑयल कंपनी गुजरात में है। ये पीएम मोदी के अपने हल्के से है। एग्जैक्टली। और ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो। ठीक है, आपने बात की है कि EU ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। 32 कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन की, अगर हम लोग बात करें तो सैंक्शंस लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा? क्या इंडिया, और सबसे ज़्यादा एक और बात ये है कि इंडिया सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। ऐसे ही बिल्कुल एशिया में मैक्सिमम कंट्री करते हैं। एग्जैक्टली, वो एक्सपोर्ट करता है। और सबसे ज़्यादा जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल की चीज़ें हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपने बात की कि ऑयल रिफाइनरी पे सैंक्शंस लगा दी हैं, कहा है कि भाई हम आपका ऑयल नहीं लेंगे, अगर आप यहाँ पर भेजेंगे भी तो हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो हमें ये कहता है कि भाई कोई भी एक्सपोर्ट जो आप नहीं करना चाह रहे हो वो आती है तो उसको किस तरह से रोकना ये है। इंडिया या अमेरिका? ये देखिए आप, ये EU ने कहा है इंडिया को। ठीक है, ठीक। और जिसके मुल्क के अंदर खुद लोग इतने पेट्रोलियम वाली चीज़ों को इस्तेमाल करने वाली कह लें कि एक चीज़ नज़र आ रही है, उसके बिहाफ पर अगर इंडिया को वो कह रहे हैं कि भाई सैंक्शंस लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और वैसे भी कहते हैं ना कि इतनी बड़ी ऑयल कंजम्पशन आप 50 और ये इसमें से वो 30% जो आप ये कह लें कि इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया से कर रहा है। अगर यही रशिया पे और इंडिया दोनों पे सैंक्शंस लग जाती हैं और इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे चलने वाली चीज़ों पे भी लगेगी, आगे वो एक्सपोर्ट करेंगे उस पे भी लगेगी। सबसे ज्यादा कह लें कि ये जो चीज़ें हैं, एक तो डिफेंस सिस्टम बना, एक तो डिफेंस सबसे बड़ी कंजम्पशन है पाकिस्तान में, इंडिया में। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकली व्हीकल्स बहुत ज़्यादा कह लें कि जो इंडस्ट्री है उनकी वो इस्तेमाल करती है यहाँ से, अगर ऑयल की हम लोग बात करें। बट द थिंग इज दैट कि ठीक है, इंडिया सस्ते दामों में रशिया से तेल लेता है, रशिया के साथ तो वो कभी अपनी दोस्ती नहीं बिगाड़ेगा, और उसको पता है कि अगर मैंने यहाँ से बिगाड़ दी तो मुझे अमेरिका के साथ क्या है, अमेरिका तो इंडिया के सब खिलाफ लगाया है साइड चेंज करते हुए। बिल्कुल, वो तो ऐसे है जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अगर मैं सीरियसली अमेरिका की बात करूँ या मैं ट्रम्प की बात करूँ, ही इज द मोस्ट मैड। ट्रम्प की बात करें, सारे अमेरिका की ना करें। ठीक है, आप ट्रम्प की बात कर ले तो आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर एक चीज और देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज उसके पास और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं? सपोज नहीं, पहली बात तो ये है कि सब्स्टिट्यूट क्या, अगर उसने ट्रेड करनी है रशिया के साथ तो वो एक खुले दिल से,
एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूं। सबसे बड़ा आईटी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, यूरोप को कर रहा है, यूरोप को भी कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है, तो फिर उन पे वो भी टैक्स लगाएगा। जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। आप पंगा लोगे अगले वाला तो दोनों हाथों से लगाएगा। वो दोनों हाथों से इधर आओ उसका ये वाला ही काम होगा। सो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन, हमने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं और वो उसको भी यूटिलाइज करने वाले हैं। अब चाइना की धमकियां भी खत्म होने वाली हैं। चाइना जो वेपनाइज बना रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, जो चाइना वेपनाइज करके बैठा हुआ था कि भाई हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, अब हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त इंडिया के पास है, दैट इज रशिया। बाकी 1000 दुश्मन भी उसके खड़े होना, उसको पता है मैंने स्टैंड कैसे लेना है। बड़ी इकोनॉमी। हाँ एग्जैक्टली, मैंने स्टेबल कैसे करना है। एलन मस्क बाज आया नहीं आया, उसने टेस्ला लॉन्च कर दी, भाई उसका शोरूम बना दिया मुंबई के अंदर। एलन मस्क उसने तो ट्रम्प की दुश्मनी में किया है। आप ये देखिए 2008 से मनमोहन सिंह के दौर से ये डील चल रही थी कि आप एलोन मस्क के साथ कि आप अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आएं, और फिर 2024 में ट्रंप के आने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने बड़े जूते घसाए हैं कि मैं जाऊं लेके आऊं। लेकिन अचानक जब से उसने अमेरिकन वो डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और उसके फौरन बाद टेस्ला आ गया, ये तो मेरे ख्याल में कैच मिला है उसकी डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत में, इसलिए एलोन मस्क लेके आया। या अमेरिका की या ये इंडिया की सक्सेस है, ये डिप्लोमेटिक सक्सेस। देखिए वो कहते हैं ना कि एक बंदा हो जिसका कुब निकला और वो सीधा ना आ रहा हो, तो आप उसको टांग मारो एट द राइट मोमेंट, उसका कुब भी सीधा हो जाता है। तो इंडिया के साथ बिल्कुल यही हुआ है। इतनी कोशिशें की नरेंद्र मोदी ने, बट एटलीस्ट ट्रंप ने खुद ही मौका दे दिया कि भाई जाओ तुम मेरी तरफ से फ्री हो और जा करना तुम इंडिया में बैठो, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करो, वहाँ के लोगों को हेल्प आउट करो, ये सारा कुछ। उसने तो आईफोन को भी बोला था उठाओ इंडस्ट्रीज यहाँ से वापिस आओ। उन्होंने कहा कि सॉरी देयर इज अ बिग मार्केट, वो बड़ी मछली है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। और लेबर सस्ती है और अमेरिका के एग्जैक्टली। आप ये चीजें देखें ना कि जहाँ पर आपको बेनिफिट है वो कौन है, वो इंडिया है। वो यहाँ तो नहीं कहेगा कि भाई ठीक है मैं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाता हूँ, यहाँ पर सारा कुछ करता हूँ। सो आई थिंक सो कि दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट, इंडियंस दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट। वेस्ट कहता है कि हम स्मार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि दे आर बेवकूफ, द मोस्ट बेवकूफ नेशन मुझे नजर आ रही है राइट नाउ। बट आई थिंक सो कि एशिया के अंदर इंडिया इज गोइंग ग्रेट वेल। कोई बात नहीं, आप लॉन वॉरियर हो, अकेला खड़ा होना सीखो, अकेले खड़ा होना सीख गए तो उसके बाद भाई आपकी मौजे ही मौजे हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया इन सैंक्शंस के अंडर ही सरवाइव करेगा, या इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी से या अपनी डिफेंस पॉलिसी से या अपने औरे से दोबारा अपनी शराइत पे EU को और नेटो को लेके आ गया? देखिए नेटो आ जाए और चाहे अमेरिका ट्रंप आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए,